जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन चैनल और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एडिटोरियल एनालिसिस। साथ ही में हमने जनरल नॉलेज और यूपीएससी प्रीलिम्स एवं बाकी एग्जामों से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक लेके आ रहे हैं पर डे, और देखते हैं आज के क्या है क्वेश्चन बैंक। साथियों, आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनआरएचएम, सेकंड इज़ व्हाट इज़ एनएचआरसी, थर्ड इज व्हाट इज शेल कंपनी, फोर्थ है एडवोकेट जनरल नेम द रेलिवेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट रखा है हु इज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विच स्टेट इज अडॉप्टिंग द एनआरए एग्जाम फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन। कौन सा राज्य है जिसने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो एग्ज़ाम है वो कहा है कि अपने स्टेट की गवर्नमेंट की जॉब के लिए उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आफ्टर सोफिया टर्की इज़ कन्वर्टिंग अनदर म्यूजियम टू मॉस्क, नेम इट। टर्की जो है उसने अभी सोफिया जो म्यूजियम था उसको मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया था। एक अनदर म्यूजियम है, इट्स कन्वर्टिंग टू मॉस्क, तो उसका नाम बताइए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स इन माली। माली में जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है उसका नाम बताइए। व्हाट आर पी नोट्स, पी नोट्स क्या होते हैं और ये किससे संबंधित है। व्हाट इज़ एनसीएलटी। नेक्स्ट इज व्हाट इज बैंक्रप्सी कोड। नेक्स्ट है इकोनॉमी से बेसल 3, ये क्या है, व्हाट इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में से कितना उसका हिस्सा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड। सो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमने ऐसा फॉर्मेट किया है, ये सभी क्वेश्चन के आंसर्स आज के जो करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल डिस्कशन है उसके थ्रू आउट आपको मिलते चला जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चंस प्लान किए हैं कि जो क्वेश्चंस हैं दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कहीं पे भी इससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में आ सकता है, एसएससी, रेलवे, पीसीएस, कहीं भी आप डिफेंस कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आ सकता है। एंड देन उसके साथ ही साथ कॉमन जनरल नॉलेज है उसका भी ये क्वेश्चन है जो कि आपको पता रहना चाहिए। सो इन सभी के आंसर्स अगर आपको आता है तो यू कैन गो एंड राइट इन कमेंट्स। अदरवाइज ये सभी चीज़ों के आंसर ये जब हम ये पूरे सेशन के दौरान आपको देते जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहली एक्टिविटी है, पहली जो हमारा न्यूज़ है, इट्स रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड that during the COVID-19 the certain religious activities can be allowed, और उसी के तहत 3 जैन टेम्पल में मुंबई के उनको 2 दिन की खोलने के लिए गवर्नमेंट को कहा है। एंड ये भी कहा है कि दिस इज़ नॉट अ जेनरिक ऑर्डर, इट इज़ अ स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर दिस पर्टिकुलर ओकेशन। ये पर्टिकुलर ओकेशन के लिए ऑर्डर है ये। नाउ अनदर बिग न्यूज़ इज़ फ्रॉम तेलंगाना वेयर श्री सैलम पावर हाउस में आग लगने से 9 लोगों की डेथ हुई है। हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे आगे, इसमें रिलेटेड और भी पॉइंट्स है दैट वी विल डिस्कस। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ने जो बिहार का इलेक्शन होना है ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर एंड फॉर एनी अदर बाई इलेक्शंस दे हैव गिवन अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस दिया है। इसमें क्या बताया है, इसमें ये कहा कि जो फॉर्म सबमिशन दैट विल बी ऑनलाइन उसमें फॉर्म सबमिशन होगा, एफिडेविट वगैरह ऑनलाइन सबमिट किए जाएंगे। ये बताया है कि जो वोटर्स हैं, वोटर्स विल हैव टू वियर द मास्क एंड ग्लोव्स। वोट देते समय आपको ग्लव और मास्क पहनना पड़ेगा, और जो पोलिंग स्टाफ है उनको प्रोटेक्टिव गियर पहनने पड़ेंगे। और साथ ही साथ कुछ चेंजेस किए हैं किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है, दैट ऑल्सो हैज़ बीन चेंज। इसमें 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट का रूल है अकॉर्डिंग टू कोविड-19 उसको फॉलो करना है। और साथ ही साथ जब भी आप पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं तो इट हैज़ टू बी इंश्योर्ड कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेस शील्ड एटसेट्रा इज बीइंग यूज्ड। सो दिस इज अ न्यू गाइडलाइंस विच हैज़ बीन सेट बाय इलेक्शन कमीशन। नाउ ये एक है यहाँ पे एनआरएचएम में, मैंने यहाँ पे एक स्कैम आया है बिहार में एनआरएचएम से। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एनआरएचएम इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज एनआरएचएम? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च बाय
Prime Minister of India on 12th April 2005 to provide accessible, affordable and quality health care to the rural population। जो गांव में जो लोग हैं, रूरल एरियाज में जो लोग हैं, उनको क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये शुरू किया गया था। फिर उसके बाद 2013 में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन स्टार्ट हुआ था एज अ सब मिशन ऑफ ओवर आर्चिंग नेशनल हेल्थ मिशन। अब जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन दोनों को मिला के एक सिंगल एंटिटी बनाई गई है, नेशनल हेल्थ मिशन। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल और नेक्स्ट न्यूज़। The next news is NHRC regarding NHRC gave clean sheet to none in Jamia violence. So High Court has have made certain observation. What is important for us? For us, the important part is what is NHRC. Now we'll see. Now, what is NHRC? The National Human Rights Commission of India is a statutory public body constituted on 12th October 1993. 1993 में ये बनाया गया था बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफाइंड बाय एक्ट एज अ राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और ह्यूमन राइट्स को गारंटी करने के लिए ये एक कमीशन बनाया गया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 में। सो दिस इज़ द आंसर। और इसके जो चीफ होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हो सकते हैं। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट वन इज टू हेल्ड फॉर डोनेटिंग 2 करोड़ टू आप थ्रू शेल कंपनीज। तो ये न्यूज़ है कि आपको दिल्ली में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो 2 करोड़ रुपए शेल कंपनीज के थ्रू डाइवर्ट किया था। नाउ यहाँ पे क्या है शेल कंपनीज, हम देखते हैं। अ सेल कॉर्पोरेशन और कंपनी और कॉर्पोरेशन दैट एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर एंड हैज़ नो ऑफिस एंड नो एम्प्लॉयज़। बेसिकली ये गोस्ट कंपनी होती है जिसका कि ना कोई पेपर होता है, ना ऑफिस होता है, ना एम्प्लॉयज़ होता है, सिर्फ कागज़ों में ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट होते हैं इनके। और ये इन जो गोस्ट कंपनी या फिर शेल कंपनीज, इसके थ्रू पैसा जो है, इलीगल पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग पैसा, ब्लैक मनी का पैसा, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल न्यूज़ में है। तो हमने ये देख लिया कि शेल कंपनीज क्या होते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि जो न्यूज़ में आते जाए जो भी पॉइंट्स, उसको हम 360 डिग्री एनालिसिस करते चले और हम नॉलेज के साथ साथ अपना जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम ज़रूर हम उसमें देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, बट ये पूरी न्यूज़ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि शेल कंपनीज क्या है। आप इतनी बड़ी न्यूज़ पढ़ोगे, यू विल गो थ्रू सच अ बिग आर्टिकल, और फिर एग्जाम में आएगा व्हाट इज शेल कंपनी। फिर आपने पूरी न्यूज़ पढ़ी, शेल कंपनीज का डेफिनेशन या शेल कंपनी के बारे में आपको पता नहीं है, तो फिर आप आंसर नहीं दे पाएंगे। बाकी एग्जाम्स में भी आंसर नहीं दे पाएंगे, और यूपीएससी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे जल्दी पूछेगा नहीं। शेल कंपनीज के वो 3 पैरामीटर्स दे देगा, 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स दे देगा, एंड देन दे विल आस्क इसमें से कौन से सही हैं। तो शेल कंपनीज के जो भी प्रोविजंस हैं वो हमें पूरा देख लेना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा डीपली उसको पढ़िए, एक बार पढ़िए लेकिन डीपली पढ़िए। नाउ दिस इज समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। दिस इज रिगार्डिंग सतलेज यमुना लिंक कैनाल। यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने कवर किया था कि सतलज यमुना लिंक का जो कैनाल है उसको लेके पंजाब और हरियाणा के बीच में डिस्प्यूट है, और ये पुराना डिस्प्यूट है। जब पंजाब और में हरियाणा जो था वो पंजाब का ही पार्ट था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ 1960s में। उसके बाद में पानी को लेकर डिस्प्यूट था, फिर वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि एक सतलज यमुना लिंक कैनाल बनाया जाएगा और पानी हरियाणा को भी इसमें से मिलेगा। जो कैनाल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, लेकिन बाद में पंजाब में विरोध होने लग गए, फिर वो रोक दिया गया। तो अभी भी इसमें डिस्प्यूट चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, जो लेटेस्ट डिसीजन था उसमें सतलज यमुना लिंक कैनाल को बनाए जाने के लिए बात कही है। नाउ इसमें ये कह रहे हैं कि जो एरादी कमीशन सेटअप हुआ था 35 ईयर्स पहले, उसके माध्यम से कितना पानी का बंटवारा होना चाहिए था वो डिसाइड हुआ था। सो 35 साल पहले जो एक डिसीजन हुआ है उसको रीअसेस करने की ज़रूरत है, ऐसा जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा एडिटोरियल है। एडिटोरियल में हम देखते हैं क्या है। एडिटोरियल में
इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये श्रीलंका से रिलेटेड। व्हाट इट्स सेइंग, लगातार हम लोग इसको कवर भी कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि जो श्रीलंका में 2/3 मेजॉरिटी इस करंट गवर्नमेंट को मिली है, एंड मिलने के बाद में दे आर प्लानिंग टू रिपील द 19th अमेंडमेंट, और 19th अमेंडमेंट को ख़त्म करने के साथ साथ एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाने की बात कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि जो 19th अमेंडमेंट था 2015 में वो लाया गया था, किस लिए लाया गया था? जो प्रेसिडेंट है उसकी पावर कम करने के लिए, एग्जीक्यूटिव पावर कम किया जाए, और उसकी जो टर्म्स है लिमिट जो है वो 2 कर दी जाए, एंड साथ ही साथ जो अदर इंस्टीट्यूशंस है उन पे से प्रेसिडेंट का प्रभाव जो कम हो, इसके लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था। नाउ अब ये गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी के बाद मिलने के बाद में 19th अमेंडमेंट को ख़त्म करके नया एक संविधान बनाने की बात हो रही है। तो ऑथर यही कह रहे हैं कि जब नया संविधान जब बने तो इसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो तमिल माइनॉरिटीज़ हैं नॉर्थन पार्ट ऑफ श्रीलंका, उनके भी हितों को ध्यान रखा जाए। एंड साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जब पिछला अमेंडमेंट आया था 19th अमेंडमेंट, उस समय भी सरकार के पास में 2/3 मेजॉरिटी थी, सो वो भी जनता के सहमति से वो अमेंडमेंट आया था। तो उसको ये कह रहे हैं कि इस तरीके से ख़त्म कर देना डेमोक्रेसी में वो ठीक नहीं है। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज, ये आर्टिकल है कोविड-19 से रिलेटेड। इस आर्टिकल में ये कह रहे हैं, जो ऑथर हैं वो इस बात को दिखा रहे हैं कि कोविड-19 के दौरान, कोविड के दौरान जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो वुमेन है, और जो कास्ट के बेसिस पे जो वीकर सेक्शंस हैं, उनको ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ये एक स्टडी को कोट कर रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूके में, यूनाइटेड किंगडम में जो रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज़ है उन पे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का फ़र्क पड़ा है। मतलब जो वहाँ पे रेशियल यानी कि जो ब्लैक्स लोग हैं, कलर्ड लोग हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा गई है एज़ कम्पेयर टू वाइट्स। सिमिलरली इंडिया में भी उन्होंने स्टडी कंडक्ट की है और कास्ट के बेसिस पे इन्होंने ये बताया है कि कास्ट के बेसिस पे जो एम्प्लॉयमेंट गई है, तो जो शेड्यूल कास्ट है उनकी जॉब्स ज़्यादा गई है या वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हुए हैं। हालांकि गवर्नमेंट का कोई इसमें डेटा नहीं है, बट ये इनकी खुद की स्टडी है, सो ये कितना सही है इसमें ये नहीं कह सकते। लेकिन ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, ये तो सच्चाई है, काफ़ी लोगों की जॉब्स गई है, ये भी सच्चाई है। बट कास्ट के बेसिस पे कितना है, ये कह रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है उनकी जॉब्स ज़्यादा गई है। फिर ये टेक्नोलॉजी की बात कह रहे हैं, फिर ये कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजीज़ में भी जो लोग अभी ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जॉब्स कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो भी कास्ट डिपेंडेंट है, कि कास्ट के हिसाब से उस पर भी फ़र्क पड़ा है। फिर वो ये बात कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी नौकरियां कम गई है। ये तो ऑब्वियस है, जो पढ़े लिखे जॉब है लोग हैं वो ब्लू कॉलर जॉब्स में हैं, ऑनलाइन उनका काम हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल जो मार्केटिंग में है, आईटी में है, कंप्यूटर्स का काम करते हैं, तो उनका काम ऑनलाइन भी हो जा रहा है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिनका फिजिकल वर्क है, सो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उनका काम इफेक्ट हुआ है, तो ये हम सभी जानते हैं। बट इस चीज़ को ये कह रहे हैं कि जो ज़्यादा एजुकेटेड है उनकी जॉब्स कम गई है। तो एक ये बेसिक इसका जो समरी था वो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट दिस स्टडी इज सेइंग। बट अगेन रिमेंबर, गवर्नमेंट का ये कोई डेटा नहीं है, ये प्राइवेट स्टडी है। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और इसको आप ज़रूर रखिएगा अपने पास, और आपके पास नहीं है तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, आई विल प्रोवाइड इट टू यू। हिंदू का ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, और इसको किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं इस साल 2020 का यूपीएससी प्रीलिम्स, तो एक एक चीज़ जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए, और बिल्कुल इसमें आए हुए सारी चीज़ों को एकदम याद कर लीजिए। और आप आगे का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2021 या बैंकिंग का, रेलवे अलग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भी इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल लिखा है जयंत सिन्हा, इज़ द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस इन पार्लियामेंट एंड लोकसभा, एमपी फ्रॉम हजारीबाग, झारखंड। नाउ ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। अब देखते हैं क्या कहते हैं इसमें। ये कह रहे हैं कोरोना के दौरान क्या क्या सरकार ने मेजर लिए हैं। तो फिर ये आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी जो पैकेज है उसके बारे में बात करते हैं। फिर ये बताते हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन लगाया गया तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी आईसीयू, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, पीपी किट, N95 बनाना काफ़ी मात्रा में, तो उसको गवर्नमेंट ने मीट किया।
उसके बाद ये कहते हैं कि टेस्टिंग लैब सेटअप करना और टेस्टिंग की जो संख्या है वो बढ़ाना, वो गवर्नमेंट ने बढ़ाया। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि गरीबों के लिए जो जो योजनाएं आई उनको मेंशन कर रहे हैं, जो लोगों के लिए आई। फिर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक मासिव रिलीफ पैकेज दिया गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि 80 करोड़ जो सिटीजन्स हैं और उनको राशन दिया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। फिर ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ जनधन वुमेन अकाउंट होल्डर हैं, उनको 30,000 करोड़ रुपए उनको डायरेक्टली अकाउंट में मिला है। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि इस दौरान जो हुई हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 2.3 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर, उनको 4,000 करोड़ रुपए मिला है। फिर नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है, उसके तहत 2.8 करोड़ लोगों को करीब 3,000 करोड़ रुपए मिले हैं। फिर ये कहते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, रूरल इकोनॉमी, वो 60 से 70% रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करती है और 46% ऑफ जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट करता है। तो वो कह रहे हैं कि राबी हार्वेस्ट से क्या हुआ है कि 75,000 करोड़ रुपए फार्मर्स को पे किए गए हैं। जो राबी की जो फसल है वो अच्छी हुई है और उसके तहत 75,000 करोड़ रुपए जो फसल के बदले में सरकार ने पे किया है। उसके बारे में ये कहते हैं कि 10 करोड़ जो किसान हैं उनको 40,000 करोड़ रुपए उनको मिला है। किसके तहत? पीएम किसान सम्मान निधि के तहत। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो नरेगा है, नरेगा के थ्रू 4 करोड़ हाउस होल्ड्स है, लोग नहीं है, तो अगर 5 का हिसाब से लेकर चलो तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। फिर वो कहते हैं कि रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का कैश जो है डायरेक्टली बेनिफिशियरी अकाउंट में दिया गया है। फिर उसके ये सरकार की तरफ से था। फिर वो कहते हैं कि आरबीआई के द्वारा क्या क्या किया गया है। आरबीआई के द्वारा ये कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के द्वारा जो टैक्स पेमेंट था, टैक्स की फाइलिंग थी, उसकी डेट बढ़ा दी गई और जो लोन लिया गया था उसे 6 महीने के लिए उसको बढ़ा दिया गया कि 6 महीने बाद आप दीजिए। उस हिसाब से जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो बढ़ाया गया। 3 लाख करोड़ का जो गारंटी थी वो दिया गया फ्री लोन के रूप में, एमएसएमई जो हैं बोरोवर्स उनको दिया गया। फिर उसी तरीके से ये कई पॉइंट्स इसमें बता रहे हैं। फिर अगस्त 31 को जब वो 6 महीना ख़त्म हुआ लोन बढ़ाने का, तो उसके बाद आरबीआई ने फिर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन की कई जो रिलीफ है वो प्रोवाइड किया है। फिर उसी तरीके से ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अभी 4 ऑर्डिनेंस अगर आपको ध्यान होगा तो आया था एग्रीकल्चरल से रिलेटेड। तो ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज ये हुआ है कि जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स थे उन पे प्राइस कंट्रोल होता था, उसको हटा दिया गया है। अब जो फार्मर है अपना सामान कहीं भी बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है। ये पहले रेस्ट्रिक्शन था, तो अभी ऑर्डिनेंस आए थे, मैंने अपने इसमें कवर किया हुआ है और वो ऑर्डिनेंस चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने पुराने अपने वीडियोस में कवर किए हुए हैं। अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से उसको मैं आपको दे दूंगा। उसका जो कंटेंट है या मटेरियल है आई विल प्रोवाइड इट टू यू। बट वो चारों ऑर्डिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड एंड यू कैन एक्सपेक्ट 100% आप किसी भी एग्जाम में उसे क्वेश्चन उम्मीद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया वो भी दिया गया है। सो एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपया दिया गया है। डिफेंस प्रोडक्शन के बारे में कहते हैं कि 101 आइटम को वो इंडिजिनसली बनाने के लिए वो भी ऑर्डर कर दिया गया है और जिससे कि 4 लाख करोड़ का रिवेन्यू भी जनरेट होगा डोमेस्टिक जो डिफेंस प्रोड्यूसर है उनके लिए। और उसी के थ्रू आगे ये कह रहे हैं जो कोल है, इंपोर्टेड कोल को हटा के 1 लाख करोड़ का जो रुपए का जो कोल है, कोयला है, वो भारत से ही लिया जाएगा, ये भी किया गया है। एंड फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करते हैं कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स वो दिया जा रहा है टू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग्स, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव शुरू किया गया है। एंड ये उम्मीद कर रहे हैं कि लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ करोड़ों स्मार्टफोन्स इंडिया में बनना शुरू हो जाएंगे। इसके तहत मैं बता दूं, ये भी मैंने कवर किया था कि ये इंसेंटिव के तहत अप्लाई किया है, एप्पल ने भी अप्लाई किया हुआ है भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसका भी मटेरियल आपके पास ना हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो अपडेट्स हैं। सो बेसिकली ये इनका पॉइंट्स है। सो इसमें आज तक का पिछले 3-4 महीने का इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी अपडेट है
जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है, गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से दे दिया है। इस आर्टिकल की एक एक चीज़ आप ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट विल मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ है श्रीलंका से, और श्रीलंका में अभी हमने आर्टोरियल भी कवर किया, सो बेसिकली उसी से रिलेटेड है। दैट श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस एक तरीके से है आफ्टर कोरोना, एंड काफ़ी हैवी डेप्ट है और काफ़ी उधार है उनके पास में, उधार लिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका नेली 3 बिलियन इज ड्यू फॉर रीपेमेंट। इस साल में $3 बिलियन उनको रीपे करना है, और एक्सटर्नल डेब्ट वो है 42.6% ऑफ जीडीपी है 2019 में, और इनकी इकोनॉमी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 में 1.6% कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, मतलब कम हुई है। फिर ये कहते हैं कि श्रीलंका, चूँकि हमारे नेबर कंट्री है और नेबरिंग कंट्री के थ्रू ये इसके क्वेश्चन हम हमारे एग्जाम्स में आ भी सकते हैं, तो थोड़ा बेसिक हमें क्लियर रहे तो ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि जो श्रीलंका का नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे करीब 1.5 लाख 1.5 लाख लेबरर्स हैं, और ये तमिल स्पीकिंग है। जो अंग्रेज के टाइम पे जो ब्रिटिश थे वो साउथ इंडिया से लेके गए थे वहाँ पे खेती या फिर प्लांटेशन करने के लिए, तो उस तरीके के लोग काफ़ी वहाँ पे मिलेंगे, और उनकी हालत काफ़ी कोरोना की वजह से काफ़ी ख़राब है अभी। नाउ नेक्स्ट व्हाट ही इज सेइंग हियर कि इंडिया का क्या रोल है। इंडिया का अभी ये है कि सेंट्रल बैंक रिसेंटली ऑब्टेन्ड $400 मिलियन करेंसी स्वैप फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बूस्ट इट रिजर्व, और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट है ही हैज़ रिक्वेस्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर एन एडिशनल $1.1 बिलियन करेंसी स्वैप। तो ये करेंसी इंडिया ने भी इनको हेल्प किया हुआ है करेंसी स्वैप के थ्रू पैसा प्रोवाइड करवा के। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ही सेइंग कि श्रीलंका में फर्दर जॉब्स क्रिएट करने की आवश्यकता है, एंड देन टूरिज़्म पे जो बाहर वर्कर्स काम करते हैं उनके रेमिटेंसेस से जो पैसा आता है, जो टूरिज़्म सेक्टर को धीरे धीरे कीपिंग इन माइंड कोरोना वो खोलने की आवश्यकता है। सो बेसिकली इतना हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट विल मूव टू नाउ दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये दिस इज रिलेटेड टू श्री शैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जहाँ पे आग लगी है एंड 9 जो लोग हैं उनकी डेथ हुई है। फिर इट्स सेइंग कि ये जो प्लांट है इट वाज सेटअप विथ लोन ऑफ अराउंड 600 करोड़ लोन जापानीज बैंक से लोन लेके इसको बनाया गया था, और काफ़ी इसके इनबिल्ट फीचर थे, प्रोटेक्टिव फीचर्स थे, उसके बावजूद भी इसमें आग लग गया। और इसमें जो यूज़ हुए थे कंट्रोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स वो सभी अच्छी कंपनी से थे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है जब भी आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में कोई क्वेश्चन हो या फिर अर्बन डेवलपमेंट में, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पाइट ऑफ यूजिंग गुड कंपनीज आग उसके बाद भी लग सकती है। तो हमें जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है या आग से कैसे बचाव करना है, इसकी ड्रिल्स जो भी कंपनीज हो या बिल्डिंग्स हो उनमें ठीक से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और चेकिंग भी टाइम टू टाइम जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनकी होती रहनी चाहिए फायर सेफ्टी के हिसाब से। सो दिस इज़ अ बिग लेसन। अभी अहमदाबाद में आग लगी थी, उससे पहले फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में आग लगी थी हॉस्पिटल में, फिर ये आप हम देख रहे हैं कि पावर प्लांट में आग लगा है। तो इस तरीके से कई घटनाएँ हो गई हैं फायर से रिलेटेड पिछले 2-3 महीनों में। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना एंड पाकिस्तान से रिलेटेड है। सो अभी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, वो चाइना के विज़िट पे गए थे, और वहाँ पे वांग वी जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट है उनसे मुलाकात किया है, और इन्होंने कहा है कि जो कोर नेशनल इंटरेस्ट है एक दूसरे का उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और साथ ही साथ सीपैक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान, उसके बारे में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, एंड ये कहा है 2 कंट्रीज एज ब्रदर्स एंड पार्टनर्स। तो जो स्टेटमेंट दिया है कि दोनों कंट्री भाई की तरह और पार्टनर्स की तरह हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और कश्मीर पे भी इन्होंने बयान दिया है कि जो कश्मीर है वो एक डिस्प्यूट है, और उसको यूनाइटेड नेशंस के थ्रू उसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। सो ये चूँकि दीज आर वो नेबरिंग कंट्रीज, तो उस हिसाब से ये जानना इसको इम्पोर्टेंट था। नाउ ये न्यूज़ है नागालैंड से रिलेटेड, नागालैंड गवर्नमेंट फॉल्स गवर्नेंस स्पीच। तो ये भी न्यूज़ लगातार हम लोग कई दिनों से कवर कर रहे हैं। सो नागालैंड में जो स्टेट गवर्नमेंट है
उन्होंने बोला है कि जो नागालैंड के गवर्नर हैं उन्होंने 15 अगस्त को जो स्पीच दी थी तो उसमें ये कह दिया था कि नागालैंड जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स है और नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ख़राब उसका प्रदर्शन है। तो 15 अगस्त के मौके पे ऐसी स्पीच से वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ऑफेंड हुए हैं। तो वहाँ के सीएम का ये कहना है कि ये स्पीच जो है सही नहीं थी। सो बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बातचीत चल रही है नागालैंड में जो पार्टीज़ हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है पीस के लिए। सो उससे रिलेटेड ये डेवलपमेंट है। नाउ ये न्यूज़ है आर्मी से रिलेटेड। इसमें हुआ ये है कि आर्मी ने टेंडर इशू किया है एम्यूनेशन 10 साल के लिए। एम्यूनेशन 7.62 इंचास होता है उसका जो एम्यूनेशन है, गोली है, उसको खरीदने के लिए। और इसमें ये कह रहे हैं कि अभी जो रिसेंटली आपको पता था है कि 101 आइटम वो बैन कर दिया गया है, उसको लोकल जो इंडियाज़ की कंपनीज़ हैं उन्हीं से लेना है। सो उसके बाद में ये पहला ओके नाउ नेक्स्ट विल मूव टू दिस इज दैट राजीव कुमार इज़ इलेक्शन कमिश्नर। जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं राजीव कुमार, उनको नया इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। आपको ध्यान होगा जो अशोक लवासा है वो रिज़ाइन करके एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। सो उनकी जगह पे जो राजीव कुमार है 84 बैच के आईएएस ऑफिसर, उनको नया इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा है कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसका जो टेस्ट है उसी के मार्क्स को वो कंसिडर करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए। तो मैंने ये ऊपर आपको ये पूछा था आपसे कौन सी वो स्टेट है, तो मध्य प्रदेश है। यहाँ पे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो ग्रुप बी और सी के लिए होंगी, नॉन टेक्निकल के लिए, उसी के मार्क्स को कंसिडर करेंगे ये जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज है उनके लिए। नाउ ये एक है सुप्रीम कोर्ट नोटिस ऑन नागालैंड प्ली अगेंस्ट लोकायुक्त। तो नागालैंड में एक ये डेवलपमेंट हुआ है कि नागालैंड की जो गवर्नमेंट है अपने एडवोकेट जनरल के थ्रू उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्ली किया है कि वहाँ के लोकायुक्त को हटा दिया जाए। ना मैंने पूछा था कि एडवोकेट जनरल का कौन सा सेक्शन है, सो 165 है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके तहत एडवोकेट जनरल वो डिफाइंड है कि उनके कैसे उनका अपॉइंटमेंट होना है और क्या उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो 142 आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट से ये मांगा है कि वहाँ के लोकायुक्त को हटा दे। और 142 है कंप्लीट जस्टिस का, तो कंप्लीट जस्टिस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को, तो उसके तहत लोकायुक्त को हटाने की बात कही है, आपने डिमांड की है। नाउ एक ये न्यूज़ है, ये भी एक न्यूज़ है, स्नीफर डॉग्स क्रैक्स इज फर्स्ट केस। तो वेस्ट बंगाल में ये इंडियन गौर जो है इसके डेथ का केस था, उसको स्नीफर डॉग ने क्रैक किया है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, स्नीफर डॉग ऑरलैंडो, उसका नाम है स्नीफर डॉग का ऑरलैंडो है, और ये बेल्जियर मेलिनियोस डॉग है जिसको कि यूज़ किया गया है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से आप याद कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। जो अगला आर्टिकल है हमारा, अगला आर्टिकल है साथियों, ये रिलेटेड है टर्की से। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि टर्की कौन सा जो दूसरा म्यूज़ियम है जिसको दोबारा मॉस्क बना रहे हैं। सो यहाँ पे है, इसको टर्किश प्रेसिडेंट उन्होंने फ्राइडे को ये फैसला लिया है कि ये कैरिये म्यूज़ियम है उसको मॉस्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैरिये म्यूज़ियम ये इस्तांबुल में है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये जो सोफिया जो म्यूज़ियम था जिसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, उसके बाद में ये दूसरा म्यूज़ियम है। और इसमें म्यूज़ियम बनाया गया था क्योंकि जो मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस एक जगह था ये, जहाँ पे क्रिश्चियंस के लोग भी थे। पहले रोमन एम्पायर के अंतर्गत था ये एरिया, फिर ओटोमन टर्क के अंदर आ गया। तो दोनों ही क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम रिलीजन दोनों से ही रिलेटेड है ये। सो इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब इसको दोबारा मॉस्क में यानी कि मस्जिद में कन्वर्ट करने की बात कही गई है। और जो टर्की के ये हैं प्रेसिडेंट, ये माने भी जाते हैं थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेने के लिए। कश्मीर, भारत के खिलाफ भी कश्मीर पे ये पाकिस्तान का स्टैंड लेते हैं। तो अभी और हाल में अभी एक वो भी हुआ था, आपने पढ़ा भी होगा, आमिर खान से रिलेटेड जो इनकी वाइफ से मिले थे। तो लगातार टर्की से कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहता है
और ग्रीस एंड टर्की का डिस्प्यूट भी है। सो काफ़ी ज़्यादा ये टर्की की जो प्रेसिडेंट है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और लगातार कुछ ना कुछ न्यूज़ में बने रहते हैं ये। नाउ ये है माली से रिलेटेड। मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि वहाँ के पीस कीपिंग फोर्स को क्या बोलते हैं। पीस कीपिंग जो मिशन है उसको मिनुस्मा बोलते हैं, MINUSMA। सो ये जनरली क्वेश्चंस इस तरीके के प्रीलिम्स में आ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रहे। और इसकी कैपिटल क्या है, बामाको है माली की, ये आपको याद रहे। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट। ये एक छोटी सी न्यूज़ है। रशियन अपोजिशन लीडर है अलेक्सेई नावाल्नी, ये एलेज किया गया है कि रशियन जो प्रेसिडेंट है उनके कहने पे इनको जहर दिया गया है और ये जो इनकी अभी अस्पताल में एडमिट है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये न्यूज़ है ये न्यूज़ रिलेटेड है इससे, इकोनॉमी से रिलेटेड है। और इसमें जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पार्टिसिपेटरी नोट्स, इन्वेस्टमेंट थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स इन डोमेस्टिक कैपिटल, P notes are issued by registered foreign portfolio investor to overseas investors who wish to be part of Indian stock market without registering themselves directly। मतलब ये पार्टिसिपेटरी नोट्स होता है, ये इकोनॉमी से संबंधित है और ये इशू किया जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के द्वारा, जो ओवरसीज इन्वेस्टर होते हैं जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो उसके लिए पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू किया जाता है। सो ये इसका अगले क्वेश्चंस का आंसर है आपका। नाउ नेक्स्ट इज NCLT। यहाँ पे है NCLT ऑर्डर्स इंसॉल्वेंसी एक्शन वर्सेस अनिल अंबानी। नाउ NCLT क्या है, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी इन इंडिया दैट adjudicates issues relating to Indian companies. The tribunal was established under the Companies Act 2013। So NCLT बेसिकली क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जो कि इंडियन कंपनी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं उसमें मध्यस्थता करता है और ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसका गठन किया गया था। नाउ हमारा ये है कि बैंक्रप्सी से रिलेटेड क्या है, Insolvency and Bankruptcy Code 2016 is the bankruptcy law of India which seeks to consolidate the existing framework by creating a single law for insolvency and bankruptcy। तो 2016 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था ये कोड, ये एक्ट, और इसके तहत जो भी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी है, जो भी कंपनीज बैंक्रप्ट हो जाती है, उनके लिए जो गाइडलाइंस है वो इसमें दिए गए हैं। सो ये अनिल अंबानी की जो कंपनीज हैं वो बैंक्रप्ट अपने आप को घोषित किया है, डिफ़ॉल्ट किया है पेमेंट पे, तो उसके लिए NCLT ने बैंक्रप्सी कोड के तहत गाइडलाइंस दिए हैं। नाउ ये क्वेश्चंस आए हुए हैं UPSC में, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे बैंक्रप्सी वगैरह पे आए हुए हैं। सो आपको ये ध्यान रहे, मैंने इसीलिए आपको बेसिक बता दिया कि व्हाट इज़ NCLT एंड व्हाट इज़ दिस बैंक्रप्सी कोड एंड व्हेन इट केम इनटू फोर्स। नाउ यहाँ पे है कि SBI टू रेज 8,931 करोड़ वाया बेसल 3 बॉन्ड्स। सो ये क्या होते हैं ये बेसल 3 इज एन इंटरनेशनल रेगुलेटरी अकॉर्ड दैट इंट्रोड्यूस अ सेट ऑफ रिफॉर्म्स डिजाइन टू इम्प्रूव द रेगुलेशन, सुपरविजन एंड रिस्क मैनेजमेंट विद इन द बैंकिंग सेक्टर। तो ये बेसल 3 किससे रिलेटेड है, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। और क्या है, इंटरनेशनल रेगुलेटरी एक अकॉर्ड है और जो कि रिफॉर्म, रेगुलेशन, सुपरविजन और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से उसके लिए लाया गया था ये। तो आपको ये ध्यान रहे कि किस फील्ड से रिलेटेड है। नाउ यहाँ पे ये कह रहा है कि जो चाइना को एक्सपोर्ट है वो 78% बढ़ा है जुलाई में, और फिर ये कह रहा है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को भी बढ़ा है, और ये आप देख लीजिए कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को 16% उसका ये है, टोटल एक्सपोर्ट जो होता है भारत का उसमें 16% पार्ट जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को होता है। सो दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पे है खेल रत्न फॉर 5 अप्रूव, खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं। सो यहाँ पे क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। खेल रत्न अवार्ड में स्पोर्ट्स अवार्ड हर साल दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किस लिए दिया जाता है, इज़ गिवन फॉर स्पेक्टेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। मतलब पिछले 4 सालों में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। फिर अर्जुना अवार्ड दिया जाता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पिछले 4 सालों में। द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को मिलता है। ध्यानचंद अवार्ड जो है लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए है। फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है, वो कॉरपोरेट एंटिटीज़ को दिया जाता है। फिर उसके बाद एक अवार्ड दिया जाता है तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड, ये एडवेंचर के लिए दिया जाता है, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर के लिए तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रहे।
फिर इस साल जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो दिया गया 5 को, उसमें रोहित शर्मा जो क्रिकेटर है उनको भी मिला है ये। और उसके बाद ये है, ये हमारे टोटल करंट अफेयर्स हो गए। काफ़ी डिटेल करंट अफेयर्स था आज का, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने पूछे हैं। तो मैंने इस तरीके से पूरा आज का करंट अफेयर्स एनालिसिस किया है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको उसमें से मिल जाए। नाउ एक हम क्वेश्चन लेंगे मेंस का क्वेश्चंस आज के लिए। तो जो भी हमारे हैं सब्सक्राइबर और स्टूडेंट्स, वो अपना आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन मैंने लिया है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ ऑटोनमस रीजन इन अरुणाचल प्रदेश, डू यू फील दैट एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ स्टेट हैव बीन एड्रेस फुली। मतलब जो अरुणाचल प्रदेश में 2 ऑटोनमस रीजन बनाए जाने की डिमांड चल रही है, उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है उसकी एस्पिरेशंस को कम्प्लीटली एड्रेस किया गया है। तो आप इसका आंसर, ये मेंस का आंसर है 250 वर्ड्स में मैक्सिमम आप इसका आंसर लिखेंगे। तो साथियों, आज का हमारा ये करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल एनालिसिस था। जो भी हमारे साथी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं उनको याद कर लेंगे अच्छे से, और जिससे कि आप कोई भी एग्ज़ाम में अपीयर हो तो आप उसको, इसका जो आज का सेशन था उसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।